पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कैसे लूफी का एग्जीक्यूशन होने वाला था। फिर भी लूफी को बचाने आ जाता है एक मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम होता है ड्रैगन। इसके बाद लूफी और सब लोग निकल चुके हैं ग्रैंड लाइन के सफर पे। इतना सब होने के बाद हमारा ईस्ट ब्लू सागा कंप्लीट हो जाता है। अभी तक के वन पीस की जर्नी को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन सभी को हम लोग सागा कहते हैं। इसी के साथ हमने पहला सागा कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अगले सागा यानी अराबास्ता सागा पे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 61, 62 एंड 63 को। ग्रैंड लाइन जाने के सफर में लूफी कह रहा था कि मुझे रेड लाइन दिख रहा है। वन पीस की दुनिया 4 समुद्रों में बटी हुई है और इनको बांटने का काम करता है ग्रैंड लाइन एंड रेड लाइन। ग्रैंड लाइन के बारे में तो सबको पता है, लेकिन रेड लाइन के बारे में बस हमें इतना पता है कि वो पहाड़ों के झुंड से बना हुआ है। लूफी देख रहा था कि वहाँ पे समुद्र की लहरें बहुत तेज थी। वो 2 पहाड़ों के बीच में एक जगह देखते हैं जहाँ पे पानी उल्टी दिशा में बह रहा था, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ये है रिवर्स माउंटेन। चारों समुद्रों में ये रिवर्स माउंटेन प्रेजेंट है और यही एक रास्ता है ग्रैंड लाइन के अंदर जाने का। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो शिप समुद्र के नीचे कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सेम टू सेम गोइंग मैरी उससे लड़ने वाला था, लेकिन तभी लूफी शिप से कूदता है और अपने आप को फुला के शिप को टकराने से बचा लेता है और कैसे भी करके गोइंग मैरी चली जाती है रिवर्स माउंटेन में। शिप अपने आप ऊपर जा रहा था। रेड लाइन के पहाड़ बहुत ऊंचे थे, यहाँ तक कि बादलों से भी ऊपर। सब लोग बहुत देर के बाद आखिरकार ऊपर पहुंच जाते हैं। शिप हवा में थी और सब लोग खुश थे। इसके बाद शिप चली जाती है उस इकलौते रास्ते पे जहाँ से हम लोग ग्रैंड लाइन के अंदर जा सकते हैं। शिप की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा था। सामने धुंध थी, उसके अंदर सब लोग चले जाते हैं। सभी के चेहरे पे खुशी और एक्साइटमेंट था। लेकिन तभी जोरो को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो जब बाकी सबसे पूछता है तो वो लोग कहते हैं तुम्हारा वहम होगा जोरो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनके सामने एक काली परछाई दिखाई देती है। उसोप अपने नए खरीदे चश्मे से उसको देखता है और वो कहता है कि आगे एक पहाड़ है। लेकिन जब धुंध हटती है तो हम देखते हैं वहाँ पे पहाड़ नहीं, एक वेल है जो कि बहुत बड़ी है और वो अजीब आवाजें वही निकाल रही थी। शिप की स्पीड बहुत तेज थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गोइंग मैरी उससे जल्दी ही टकरा जाएगी। सब लोग नीचे जाते हैं और शिप का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। नामी को उसकी मौत उसके सामने दिख रही थी, लेकिन तभी वेल के ऊपर एक तोप से हमला होता है। वो किसी और ने नहीं, लूफी ने किया था। इसको देख के सभी की आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि लूफी ने बिन मतलब की मुसीबत मोल ली है। कैनन की वजह से गोइंग मैरी की स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से शिप के टकराने के बाद भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। बस गोइंग मैरी के आगे वाला हिस्सा वो टूट जाता है, जिसको देख के लूफी को बहुत गुस्सा आता है। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि शिप वहाँ से मुड़ जाए, लेकिन लूफी आता है और वेल के आंखों पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वेल का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। लूफी कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेवरेट सीट को तोड़ने की? हिम्मत है तो आज मेरे सामने। लेकिन तभी जोरो और उसोप उसको लात मार के भगा देते हैं, क्योंकि लूफी सिचुएशन को और खराब कर रहा था। आगे हम देखते हैं वो वेल अपना मुंह खोलता है, जिसकी वजह से सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। लूफी डिसबैलेंस होकर शिप से गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ स्ट्रेच करके वेल को पकड़ लेता है। वेल अपना मुंह बंद कर लेती है एंड सब लोग उसके अंदर थे। अब लूफी उसके ऊपर था और रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो वेल को मारने लगता है और कहता है निकाल निकाल, उन्हें निकाल बाहर। वेल पानी के अंदर जाने लगती है। लूफी देखता है वेल के ऊपर एक दरवाजा बना हुआ था और हम देखते हैं वेल अब पानी के अंदर थी। सीन शिफ्ट होता है बाकी सब पे। हम देखते हैं ऊपर नॉर्मल आसमान था, सामने एक घर बना हुआ था। तभी उनके ऊपर एक सी मॉन्स्टर का हमला होता है, जिसको देख के नामी और उसको बहुत डर जाते हैं। लेकिन तभी उस घर से कुछ चीजें बाहर निकलती है और उस सी मॉन्स्टर के जाके लगती है। सी मॉन्स्टर फिर वहीं पे पड़ जाता है। हम देखते हैं घर से कोई खतरनाक सा दिखने वाला आदमी बाहर आ रहा था। सबकी निगाहें उसके ऊपर थी और उसी आदमी ने उस बड़े से सी मॉन्स्टर को अकेले मार गिराया। वो तिरछी नजर से सांजी को देखता है, सांजी उसे देखता है, फिर वो आदमी उसे और ध्यान से देखता है। सांजी के भी पसीने छूट रहे थे। उस बूढ़े आदमी की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। सांजी कहते हैं ये क्या बात हुई? उसोप कहते हैं अगर तुझे लड़ना है तो हम लोग तैयार हैं। वो उसोप को देखता है और उसके आंखों में फिर से गुस्सा भर जाता है। वो आदमी कहता है अच्छा होगा कि तू ऐसा सोच भी मत, कोई मारा जाएगा वरना। उसोप नामी की बहुत गंदी तरीके से फट जाती है। सांजी उससे पूछते हैं कौन मरने वाला है? वो कहता है मैं। सांजी को बहुत गुस्सा आता है। जोरो से कहता है तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। जोरो से पूछते हैं ओए बुढ़े आदमी, हम लोग कहाँ पे हैं और तू कौन है? फिर अगेन दोबारा से वो आदमी कहते हैं अच्छा होगा अगर जिसने सवाल पूछा वही पहले जवाब दे। जोरो कहते हैं सही कहा, माफ करना। जोरो कह ही रहा होता कि मेरा नाम है रोनोनोआ, तभी वो सामने से बात काट के बोलता है मैं हूँ क्रोकस, 71 साल का नौजवान बुढ़ा और मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। जोरो को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। क्रोकस कहता है तुम लोग पूछ रहे हो तुम लोग कहाँ पे हो?
तुम लोग हो इस वेल के पेट के अंदर। फिर अगेन जोरो कहता है अब बंद भी करोगे ये। क्रॉकस कहता है अगर तुम्हें बाहर ही जाना है तो वहाँ से जा सकते हो। वो रहा दरवाजा। सोप ऊपर देखता है और कहता है ये असली आसमान नहीं है, किसी ने इसको पेंट किया है। तभी हम देखते हैं उस पानी के अंदर बहुत तेज लहरें आने लगती है। क्रॉकस कहता है तो ये शुरू हो गया। लबून रेड लाइन के पहाड़ों पे अपना सर मार रहा है। हम देखते हैं वो वेल अपना सर पहाड़ों से मार रहा था, यानी उसी वेल का नाम है लबून। क्रॉकस फिर उस पानी में कूद जाता है। हम देखते हैं लूफी को, वो बिल्कुल सेफ है लेकिन वो कहीं पे तो गिरे जा रहा था। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो कि बहुत अजीब थे। लड़की का नाम था मिस वेडनेसडे एंड लड़के का था मिस्टर 9। वो लोग भी वेल के अंदर ही थे और वो लबून को अंदर से मारना चाहते थे और वो दोनों तैयार थे शूट करने के लिए। लेकिन तभी वो चौंक जाते क्योंकि सामने से लूफी आ रहा था। लूफी बहुत तेज से आता है उनके सामने और उनसे टकरा जाता है और वो लोग वेल के पेट वाले पार्ट पे चले जाते हैं। लूफी और वो दोनों गिर जाते हैं उसके पेट के पानी में। हम देखते क्रॉकस को, वो कहीं पे गया हुआ होता है। वो वहाँ पे जाके वेल को एक बड़ा सा इंजेक्शन मारता है जिसकी वजह से वो वेल बिल्कुल शांत हो गई थी। हम देखते जोरो लूफी को बचा लेता है और साथ ही साथ उन दोनों को भी। खैर वो दोनों ऊपर उठते हैं एंड लबून के ऊपर शूट करने जा रहे होते हैं। वो शूट करते हैं लेकिन तभी क्रॉकस वहाँ पे आके लबून को बचा ले। सारी चोट क्रॉकस को लग जाता है। मिस्टर 9 और मिस वेडनेसडे हंस रहे थे उसके ऊपर कि कैसे एक जानवर को बचाने के लिए उस आदमी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। लूफी ये सब देखता है एंड उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उन दोनों के सर पे एक जोरदार पंच मारता है। खैर क्रॉकस मरा नहीं था। सभी क्रॉकस के पास जाते हैं। क्रॉकस बताते कि ये लोग इस वेल के पीछे बहुत सालों से पड़े हुए हैं। अगर इन लोगों ने उसे मारा तो 1-2 साल तक उन्हें खाने की टेंशन नहीं होगी। क्रॉकस कहता है लबून दुनिया की सबसे बड़ी वेल है जिसे आइलैंड वेल भी कहा जाता है। वो अपना सर हमेशा रेड लाइन से मारता रहता है। वो ऐसा इसलिए नहीं करता कि वो पागल है, बल्कि उसके पीछे एक वजह है। उसके अंदर भी इंसानों की तरह एक दिल है। वो इंतजार कर रहा है अपने उन पायरेट्स का जिन्होंने इससे मिलने का वादा किया था पिछले 50 सालों से। बात तब की है जब क्रॉकस लाइट हाउस में अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी वहाँ पे कुछ पायरेट्स आते हैं जिनका नेचर बहुत बढ़िया था और उन्हीं के साथ ये वेल भी आया था। तब वो बहुत छोटा हुआ करता था। वो पायरेट्स लबून के साथ अक्सर सफर किया करते थे लेकिन उन्होंने उसे वेस्ट ब्लू में छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पता था ग्रैंड लाइन खतरों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी लबून उनके साथ चलता रहा। आइलैंड वेल अक्सर ग्रुप में पाई जाती है लेकिन इसे देख के लगता है इसने उन पायरेट्स के साथ ही रहना सीख लिया है। उन पायरेट्स की शिफ्ट टूटी हुई थी तो वो लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तब तक क्रॉकस, लगून और वो सभी पायरेट्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम देखते हैं उस पायरेट और लबून की दोस्ती बहुत गहरी थी लेकिन समय गुजरता है और पायरेट्स के जाने का टाइम आ चुका था। उनका लीडर क्रॉकस से बात करता है कि वो लबून का ध्यान 2-3 सालों तक रख ले, तब तक वो ग्रैंड लाइन से वापस आ जाएगा। वो लबून से भी बात करता है और कहता है लबून हम लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं, वहाँ का सफर इतना आसान नहीं होगा। वो जगह बहुत खतरनाक है और इसलिए दोस्त तुम्हें हम अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन वो टाइम जल्दी ही आएगा जब हम लोग ग्रैंड लाइन से आके तुमसे मिलेंगे, लेकिन तब तक तुम अपना ध्यान रखना। फिर वो पायरेट्स वहाँ से चले जाते हैं। उनका लीडर अभी भी कह रहा था लबून से हमारा इंतजार करना लबून, हम तुम्हें लेने जल्दी ही वापस आएंगे। एंड फाइनली वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज 50 साल बीतने के बाद भी वो लोग वापस नहीं आए। लबून की आंखों में अभी भी उम्मीद की वो चमक है और वो अभी भी उनका वेट कर रही है। फिर हम देखते हैं लूफी अपने शिप के साथ बाहर जा रहा होता है। वो लोग बहुत शॉक थे क्योंकि लबून के अंदर इतनी सारी चीज कैसे हो सकती है। क्रॉकस बताता है कि वो पहले डॉक्टर रह चुका है और क्योंकि लबून बहुत बड़ा है उसकी ट्रीटमेंट बाहर से नहीं हो सकती और इसीलिए क्रॉकस ने उसके अंदर ही रहना ठीक समझा। वो अंदर रह के लबून का अच्छे से ध्यान रख पाएगा। क्रॉकस बाहर का गेट खोलता है एंड सभी लोग अब बाहर जा चुके हैं। वो लोग अभी भी सोच रहे थे कि वो पायरेट्स लबून को लेने वापस क्यों नहीं आए। सांची कहता है पागल मत बनो, वो लोग मर चुके होंगे। क्रॉकस कहता है सच्चाई कुछ और है, मुझे पता चला था कि वो लोग ग्रैंड लाइन से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर वो जिंदा भी हैं तब भी वो लोग कभी दोबारा नहीं आएंगे। उनके मन में ग्रैंड लाइन का डर बैठ चुका है। नामी क्रॉकस से पूछती है आपने लबून को बताने की कोशिश नहीं की। क्रॉकस कहता है मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो अभी भी नहीं समझा। उसे आज भी लगता है कि उसके दोस्त उसे लेने आएंगे और वो तब से
रिवर्स माउंटेन के सामने चीखती है, ये सोच के कि किसी दिन उसकी आवाज वहाँ पे पहुंचेगी और वो पायरेट्स उसे लेने आएंगे। वो रेड लाइन को अपने सर से मारती रहती है, ये सोच के कि एक दिन ये टूट जाएगा और वो दोबारा उस तरफ जा पाएगी और वो उन पायरेट्स से मिल पाएगी। लूफी ये सब बहुत सुन चुका था। वो बाहर जाता है, लबून के ऊपर कूदता है और शिप का एक टुकड़ा उसके चोट के अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से लबून की आंखों में आंसू आ जाता है। लबून फिर दर्द से चीखने लगती है। सभी लोग सोच रहे थे लूफी तुमने ये क्या किया, दोबारा तुमने उससे मुसीबत मोल ली। लबून लूफी पे हमला करती है और वो उसे दूर गिरा देती है। लूफी भी हार नहीं मानता एंड उसे मारता रहता है। उसका एक पंच उसके आंख पे लगा था। फिर दोबारा वो वेल उसे दूर फेंक देती है। लबून उस पे हमला करने आ ही रहा होता है कि लूफी कहता है ये मैच ड्रॉ हुआ, मैं ताकतवर हूँ ना, तू मुझे हराना चाहती है ना, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है तो हमें दोबारा लड़ना होगा। तेरे वो सारे दोस्त मारे जा चुके हैं लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा राइवल बन के रहूंगा। हम दोबारा लड़ेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम में से कौन ताकतवर है। लूफी हंसता है और कहता है मैं जब दोबारा आऊंगा तो चलो लड़ेंगे हम लोग। लबून इसको देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बाकी सब खुश हो जाते हैं कि लबून दोबारा से ठीक हो चुका है। लूफी उसके सर पे अपना सिंबल बनाता है और कहता है ये सिंबल मिटाना मत, ये तुम्हें याद दिलाएगा अपने प्रॉमिस के बारे में। वैसे मुझे लगता है लूफी ने ऐसा इसलिए किया ताकि लबून दोबारा अपना सर पत्थर पे ना मारे। हम देखते हैं मिस्टर नाइन और मिस वेनेस कुछ चीजें ढूंढ रहे थे लेकिन उनको नहीं मिलती। मिस्टर नाइन फिर रोने लगता है। लूफी को कुछ अजीब सी वॉच मिलती है जो कि वो पहन लेता है। मिस्टर नाइन दूरबीन से उसे ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि लूफी के पास ही लॉग पोस्ट है। सांजी एक्साइटेड था ब्लू टूना फिश को बनाने के लिए। उसोप शिप को ठीक कर रहा होता है। मीनवाइल जोरो सो रहा था। नामी बताती कि उसका कंपास खराब हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा। क्रॉकस कहते हैं तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं क्या ग्रैंड लाइन में कंपास काम नहीं करता? ग्रैंड लाइन के पहाड़ बहुत ही मैग्नेटिक फील्ड को एमिट करते हैं जिसकी वजह से एक आम कंपास खराब हो जाता है। लूफी पीछे वो फिश खाए जा रहा था। क्रॉकस कहता है तुम्हें ग्रैंड लाइन में सफर करने के लिए लॉग पोस्ट चाहिए होगा। वो एक खास तरीके का कंपास है और बिना लॉग पोस्ट के ग्रैंड लाइन में सफर करना बिल्कुल नामुमकिन है। लूफी खाते खाते कहता है अच्छा ऐसा दिखता है क्या? क्रॉकस कहते हैं हाँ ऐसे ही दिखता है। नामी पीछे मुड़ती है और कहती है एक बार दिखाना और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारती है और कहती है अगर तुम्हारे पास पहले से ही था तो पता है क्यों नहीं? क्रॉकस बताता है अगर कोई किसी भी आइलैंड से स्टार्ट करे लेकिन लॉग पोस्ट की मदद से वो एंड में राफेल के पास जाएगा जो कि ग्रैंड लाइन का आखिरी टापू है। पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही आदमी वहाँ तक पहुँच पाया है और वो खुद गोल्डी रोजर द पायरेट किंग था। उसोप कहता है फिर तो वन पीस वहीं पे होगा। लूफी कहता है जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तभी पता चल जाएगा। सांजी जब लूफी को देखते हैं तो उसने पूरा फिश खा लिया था अकेले ही। उसने वो फिश मेनली नामी के लिए बनाया था। सांजी को बहुत तेज गुस्सा आता है एंड लूफी को एक किक मार देता है। लूफी उड़ता उड़ता जाता है एंड उसका हाथ लॉग पोस्ट पे लगता है एंड वो टूट जाता है। नामी को समझ भी नहीं आया कि उस समय क्या हुआ। फिर नामी को बहुत तेज गुस्सा आता है और सांजी और लूफी दोनों को उड़ा देती है वो। क्रॉकस कहता है चिंता नहीं करो मैं तुम्हें अपना लॉग पोस्ट दे दूंगा, वैसे भी तुमने लबून की बहुत मदद की। तभी हम देखते हैं मिस्टर नाइन और मिस वेनेसडे सामने आते हैं और पूछते कि क्या वो लूफी के साथ विस्की पीक आइलैंड जा सकते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका लॉग पोस्ट लूफी के पास है। वो दोनों लूफी के सामने बहुत रिक्वेस्ट करते हैं एंड लूफी मान जाता है। सभी लूफी को समझा रहे होते हैं कि इन पे विश्वास करना ठीक भी रहेगा। लूफी कहता है बात की बात में देख लेंगे। लूफी लॉग पोस्ट के लिए क्रॉकस को थैंक यू बोलता है और लबून को बाय बाय कह के सब लोग निकल जाते हैं विस्की पीक आइलैंड की तरफ। सब लोग विस्की पीक आइलैंड जाने के लिए एक्साइटेड हैं और उन सभी के चेहरे पे एक स्माइल है। फाइनली जाते जाते क्रॉकस सोच रहा होता है क्या ये लोग वही पायरेट्स हैं जिनका इंतजार हम बहुत सालों से कर रहे थे? तुम इस बारे में क्या सोचते हो रॉजर? तो इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे विस्की पीक आइलैंड को। वो हमारे हीरोज का पहला सफर होगा ग्रैंड लाइन के किसी आइलैंड पे। तो बाकी की बातें अगले एपिसोड्स में। इस वीडियो में बस इतना ही था। कमेंट्स में बताना ये एपिसोड कैसा लगा। चलो सब लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन sayonara।